हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले की वीडियो में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस किया गया है। नए व्यूअर्स मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है आपका अंडर दिस बेसिस accrual basis of accounting। इसमें आता है आपका under this basis incomes are recorded when they are earned or accrued irrespective of the fact whether cash is received or not। ठीक है, इनका ये कहने का मतलब है कि जो आपकी इनकम्स है इस सिस्टम में क्या होता है, इस बेसिस में ये होता है जो भी इनकम है उन सारी इनकम को रिकॉर्ड करोगे जो क्या कर ली गई है, दे आर अर्नड मतलब जो कमा ली गई हैं, ठीक है, और अक्रूड मतलब जो अक्रू हो चुकी है। अक्रू कब हो चुकी होंगी, जब आपने उनका वो काम कंप्लीट कर दिया होगा तब आपको इनकम मिलना बाकी होगी। ठीक है, कमा ली गई है लेकिन अभी मिली नहीं है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव और द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, इससे कोई भी मतलब नहीं है कि कैश रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। इसको हम नज़रअंदाज करते हैं और ये देखते हैं कि वो इनकम क्या है, कमा ली गई है या मिलना बाकी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेल्स मेड ऑन क्रेडिट विल बी इंक्लूडेड इन द पीरियड ऑफ टोटल सेल्स ऑफ द पीरियड। ठीक है, जो भी आपने देखो सेल्स भी क्या होती है, दो तरीके से होती है। हर जगह आप देखते हो या तो क्रेडिट सेल भी होती है और कैश सेल्स भी होती है। अब जैसे मेडिकल स्टोर का हमने एग्जांपल दिया था तो वहाँ पे केवल कैश में ही क्या होती है, वहाँ पे उधार नहीं चलता है, कैश में ही तुरंत डीलिंग होती है। लेकिन जैसे बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, जैसे टीवी का शोरूम है, जहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है, ईएमआई सिस्टम होता है कि नहीं होता है। ठीक है, कि मतलब कि आप उस सामान तो उस टाइम पे खरीद लेते हो लेकिन उसका पैसा आप कई टाइम बाद देते हो। ठीक है, या किश्तों में देते हो। ठीक, तो इसी तरीके से सेल भी में अगर कोई भी क्रेडिट सेल होगी तो वो किस में इंक्लूड होगी, टोटल सेल्स में इंक्लूड होगी। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड और ड्यू और बिकम ड्यू। ठीक है, एंड नॉट व्हेन द कैश इज पेड फॉर देम। इसी तरीके से जैसे इनकम को हमने कमा लिया था बट वो मिली नहीं थी, ठीक है, उसमें हमने कैश को क्या था, देखा नहीं था। उसी तरीके से एक्सपेंसेस भी होंगे कि एक्सपेंसेस जब ड्यू हो गए हैं, मतलब जब देना बाकी हो गए हैं, ड्यू हो गए हैं, तभी हम उनको या इनकर्ड हुए हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। उससे कोई भी मतलब नहीं है कि उन एक्सपेंसेस के लिए कैश पे कर दिया गया है या नहीं पे किया गया है। For example, rent due to landlord but not paid will be treated as expense for the period when it is due and not in the period when it is paid। ठीक है, ये कब एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा, ये उस टाइम पे एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा जिस पीरियड में वो ड्यू हुआ है। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, जिस पीरियड में वो पे हुआ है उससे मतलब नहीं है, जिस पीरियड में वो ड्यू हो गया है। अगर ड्यू जिस पीरियड में हो और उसी पीरियड में पे कर दिया जाए तो वो तो एक्सपेंस वैसे भी हुआ। ठीक है, लेकिन अगर नहीं पे किया है लेकिन फिर भी ड्यू है उस पीरियड में तो उसी पीरियड में लेंगे। ठीक है, इससे अगर बाद में उसको पे करेंगे तो इससे मतलब नहीं है कि आपको बाद में उसको देखना पड़े। ठीक है, तो ये चीज आती है आपकी। ठीक, hence in accrual basis the profit or loss for a particular period is the result of matching of the revenues earned and the expenses incurred during the period। ठीक है, अब ये
क्या कह रहे हैं, जो यानी अक्रूवल बेसिस से जो प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है पर्टिकुलर पीरियड का, वो क्या होता है, उसकी रेवेन्यू से मैच कर, जो भी आपने रेवेन्यू अर्न करी है, मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता था कि जो रेवेन्यू अर्न की गई है उस रेवेन्यू को कमाने, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने जो भी खर्चा किया है, चाहे वो कैश में पे किया गया है या कैश में नहीं भी पे किया गया है, लेकिन इसको चार्ज करेंगे उस रेवेन्यू में से, तो वही है अप्रूवल बेसिस में, वही मैचिंग का कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। ठीक है, इज द रिजल्ट ऑफ मैचिंग द रेवेन्यूज अर्न, जो भी आपने रेवेन्यूज अर्न करी हैं, ठीक है, एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, और जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो उसी पीरियड की रेवेन्यू से क्या किए जाते हैं, चार्ज किए जाते हैं, तभी प्रॉफिट या लॉस पता चलता है आपको। ठीक है, this makes it necessary to consider outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income received, income received in advance, etc. अब इसमें क्या क्या चीज कंसिडर की जाती है, मतलब कि एक तो कैश तो इंक्लूड किया ही जाता है, ठीक है, कैश बेसिस तो रखा ही जाता है, लेकिन अक्रूवल बेसिस में दोनों रखे जाते हैं, कैश भी रखा जाता है। अब अक्रूवल में क्या होता है कि आपके जो भी आउटस्टैंडिंग खर्चे होंगे, बकाया खर्चे होंगे, उसको भी लेंगे, प्रीपेड खर्चे होंगे उनको भी दिखाएंगे। ठीक है, अक्रूड इनकम, जो इनकम कमा ली गई है लेकिन मिलनी बाकी है, वो भी दिखाएंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम जो कमाई नहीं है लेकिन मिल गई है एडवांस में, तो उसको भी आप शो करेंगे। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनीज एक्ट 2013 का अमेंडमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, उन सारे में ये सारे टॉपिक्स को क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाता है इस अक्रूवल बेसिस में, जबकि कैश बेसिस में ऐसा नहीं हुआ करता था। ठीक है, all companies are required to maintain their accounts according to the accrual basis of accounting। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सा बेसिस यूज होना चाहिए, अक्रूवल बेसिस यूज होना चाहिए, जो कि हर बिजनेस एंटरप्राइज को क्या करना है, फॉलो करना है। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो पहला एडवांटेज आता है, इट डिस्क्लोजेस ट्रू प्रॉफिट और लॉस फॉर द पर्टिकुलर पीरियड एंड ऑल्सो डिपिक्ट्स ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड, बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द ट्रांजेक्शन। ठीक है, इससे क्या होती है, ट्रू प्रॉफिट और ट्रू लॉस पता चलता है और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हर एक आइटम को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, जो कि उस पर्टिकुलर पीरियड में हुए हैं। ठीक है, एंड टेक्स इनटू अकाउंट ऑल एडजस्टमेंट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और जो है सारे एडजस्टमेंट को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या करता है, जैसे कि हमने बताया अभी जब इससे पहले अभी ही डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले, जिसमें हमने यही बताया था कि रेवेन्यूज में से, उस रेवेन्यू में से सारे उसके जो एक्सपेंस हुए हैं, चाहे वेदर दे आर पेड और नॉट, शुड बी चार्ज। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट था कि हर रेवेन्यू का उसके एक्सपेंस से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ये नहीं कि रेवेन्यू कहीं की और कहीं का एक्सपेंस उसमें लगा दो, चार्ज कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करता है, ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, अब क्या है, देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन द कंप्यूटेशन ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द डिफरेंट ईयर इन अक्रूवल बेसिस, बिकॉज इट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उन दोनों के बीच में क्या क्या डिस्टिंक्शन होता है उसको अच्छे से इसमें बताया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रोज रोज कभी कभी होने वाले खर्चे होते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो कभी कभी होते हैं। जैसे आपने एसेट्स खरीदी तो वो आपका
कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। लोन लिया आपने तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। लोन रोज रोज नहीं लेते हो, ना ही एसेट्स रोज रोज बेचते हो, ठीक है। फिर सॉरी, ये कैपिटल रेवेन्यू में आया, और कैपिटल एक्सपेंस में आपका जो लोन लिया वो आपका आ गया कैपिटल रेवेन्यू में, ठीक है, कैपिटल रिसीव्स में आ गया, ठीक है। लेकिन जो आपने एसेट्स खरीदी तो वो आपका खर्चे में आ गया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। तो यानी कि कैपिटल रेवेन्यू में जो कभी कभी रेवेन्यू होती है और कभी कभी एक्सपेंडिचर जब होता है तो वो कैपिटल, मैंने दोनों के एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं? जो रोज रोज होते हैं, जैसे वेजेस है, सैलरीज पे कर रहे हो, और जो आप क्या कर रहे हो, जैसे हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, तो ये सारे जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, इट इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की तरह सिंपल नहीं है, क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में केवल कैश को लेते हो, जबकि इसमें एडजस्टमेंट्स भी लेते हो, जो कि होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसे भी एडजस्टमेंट को आप क्या करते हो, इंक्लूड करते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पे इसका कैश बेसिस की तरह सिंपल नहीं है। दूसरा है, इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट। ये इसमें क्या होगा, एस्टिमेट भी लगाया जाएगा और पर्सनल जजमेंट भी पर्सनल जजमेंट भी इसमें हो सकते हैं। तो ये होता है इसके डिसएडवांटेजेस। तो आज का टॉपिक जो था अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।